हेलो बच्चों, होप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर। और हमारे पास साथ आज हैं अभिनव, ठीक है, जिन्होंने पिछले साल के बीए एलएलबी 5 ईयर के बच्चों को पढ़ाया था। मतलब एलएलबी 5 ईयर के इंटीग्रेटेड स्टूडेंट जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के थे उन सभी को उन्होंने गाइड किया था और उसमें से बहुत ज़्यादा इन्होंने सिलेक्शन दिया था। लगभग कितने बच्चे होंगे कैंपस में अप्रॉक्स टोटल 160 सीटें हैं सर। हाँ, ठीक है। और कम से कम देखा जाए तो 5000 से 6000 बच्चे अप्लाई करते हैं, जिसमें से 160 सीटें और 160 सीटों में ही बच्चों का एडमिशन होता है। अच्छा, हाँ। पिछली बार सिलेक्शन जो आपने दिया था कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था बीएलएलबी में? लगभग अभी कितने मिल जाते हैं आपको? 5-10 तो मिलते हैं। हमारे बैच से अप्रॉक्स हमने पता किया था तो 10-11 बच्चे जो हैं वो मिल गए थे। कुछ बच्चों का जो है हॉस्टल में भी अलॉटमेंट हो गया था। हाँ, तो 10-11 बच्चे मिल गए थे सर। 10-11 बच्चे। देखिए, बेसिकली अभिनव के बारे में बताऊं तो अभिनव इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सेकेंड कैंपस के। और ये करंट में 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मतलब इवन सेमेस्टर शुरू हो गया, मतलब 3rd ईयर के छात्र हैं। और पिछले 2 सालों से हम लोग के साथ हैं और बीए एलएलबी को एक बेस्ट कोर्स का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड क्या है कि कोर्सेज में बीए एलएलबी की ज़्यादा डिमांड है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे बीए एलएलबी कोर्स के ऊपर, ठीक है। तो अभिनव जरा सेकंड कैंपस के बारे में बताइए कि आजकल क्यों इतना ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है बीए एलएलबी, क्या राय है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस है, एक ओल्ड कैंपस है और एक न्यू कैंपस है। तो न्यू कैंपस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर बैच है वो बीए एलएलबी का है। हमारे वहाँ एलएलबी 3 ईयर और बीए एलएलबी 3 साल वाली भी चलती है और बीए एलएलबी जो 5 साल की होती है। जब अंतर ये है कि जो एलएलबी 3 साल वाली है वो पीजी कोर्स है और जो बीए एलएलबी है वो यूजी कोर्स है। तो क्या है कि डिमांड जो है अभी बीए एलएलबी का ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि क्लास 12 के बाद से ही आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि आप 5 साल तैयारी करके और 5 साल के भीतर ही आप चाहें तो जुडिशरी का भी साथ में तैयारी करके आप पीसीएसजे क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट जो है हमारा कैंपस देता है। अच्छा, बात करें अभिनव लखनऊ यूनिवर्सिटी की, आज तो ज़्यादा बात वैसे अब कैंपस के बारे में हम करेंगे। देखिए, बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल दिखेंगी। अगर इस कैंपस में आपको जाना है तो कितने नंबर लेके आए अगर कोई स्टूडेंट, तो इस कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। 160 सीट है, 5000 लोग आएंगे, तो एक स्टूडेंट कितना नंबर ला दे कि उसको इस मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाए? देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कैटेगरी वाइज जो है आपको नंबरिंग देखना पड़ता है। सपोज अगर आप जनरल कैटेगरी को, अगर आप 70+ क्वेश्चन सही करते हो, मतलब 7 दूना 14, अगर 140 नंबर आपका सही होता है तो आपका 100% जो एडमिशन मिल जाएगा। अगर लेकिन वही बात करेगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी को, तो अगर आप 65+ लाते हो तो 100% आपका एडमिशन हो जाता है। और अगर आप SC ST कैटेगरी को, अगर आप 55-60+ लेके आते हो, क्वेश्चन सही होते हैं आपके, तो आपके एडमिशन हो जाते हैं। देखिए, बेसिकली ये फैकल्टी ऑफ जो लॉ है कुछ इस तरीके से, कुछ ड्रेसिंग सेंस होता है और काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो ये चीज़ें फील करोगे। और आपको सीयूटी और इसमें बीए एलएलबी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का और सीयूटी से अगर कंपेयर किया जाए तो क्या सोचते हो? देखिए, एक डिफरेंस तो ये है कि सीयूटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हाँ। और जो हम लोग का कॉलेज है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर कंपेयर किया जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बेहतर है। हाँ। स्टेट यूनिवर्सिटी के कंपेयर में। लेकिन अगर सपोज सीयूटी में अगर एडमिशन नहीं होता, ऐसा तो है नहीं कि सबका एडमिशन हो जाएगा सीयूटी में, लेकिन अगर सीयूटी में एडमिशन नहीं होता तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन जो बचता है आपके पास वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो ये सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा पहला बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन सीयूटी के बाद अगर किया जाए रैंकिंग तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है सेकेंड नंबर पे आती है। और ये भी कही जाती है कि बीएचयू के बाद से जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस जो प्रोड्यूस करता है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी ही प्रोड्यूस करता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में बात किए जाए तो ये जो डिपार्टमेंट था बहुत, मतलब 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। लगभग 100 साल यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूरे हो चुके हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। और ये पहले जो डिपार्टमेंट हुआ करता था ना पुरानी बिल्डिंगों में, और आज भी फैकल्टी ऑफ लॉ उसी तरीके से है, उसी बेस पे है। वहाँ अभी कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसा पहले था उसी तरीके से डेस्क बेंच वही है, सारी चीज़ें पुराने तरीके से, कि जैसे एक पैनल कोड बनाया जाता है, वहाँ पे जज होते हैं, इस तरीके से व्यवस्था। कोर्ट डेकोरम रहता है कि कैसे आपको जैसे कोर्ट में जाते हो तो कैसे प्रोसीडिंग चलता है, कैसे आर्गूमेंट होते हैं। वहाँ पे भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जैसे कोर्ट रूम होता है तो वहाँ पे भी वहाँ पे बनाया गया है। तो आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, मूड कोर्ट
होते हैं, जैसा कि एक कह सकते हैं कि डेमो कोड जैसे दिया जाता है, वैसे भी सारा प्रोसीजर जो है चलता रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो वन ऑफ बेस्ट मतलब सबसे माना जाना कोर्स है। लेकिन इस कोर्स में एक चीज बच्चों के पास ये समस्या आती है ना कि लखनऊ यूनिवर्सिटी लिख के देता है सिर्फ 4 कोर्स। ठीक है, ये चीज़ों पे तो बात कर चुके हैं, प्रीवियसली रिकॉर्ड के बारे में तो बच्चों से बात कर चुके हैं। ठीक है, पहले भी बात किया था और आज भी अपने ने बताया कि कम से कम 5000 लोग आएंगे इस 160 सीटों के लिए। अब उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से इस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो चलिए देखिए, बेसिकली बात करते हैं, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस है जो आपको अभिनव पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे। लास्ट 2 ईयर से बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं कोर्सेज के लिए, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, तो अभिनव एक एक टॉपिक ऐसा बता दो कि हर बच्चे के दिमाग में ये सिलेबस घुस जाए, कहीं वो बाहर उसे ना कुछ सर्च करना पड़े, ना इसे, क्योंकि YouTube पे आपने भी कई सारे वीडियो देखे, सारे वीडियो बड़े बहुत कंफ्यूजिंग है, मैंने देखा था, कंफ्यूजिंग देखा था ना। तो ऐसा करो कि बच्चों के अंदर कंफ्यूजन ना, बच्चे अच्छे से समझ जाए, तो पूरा अच्छे से समझा दो, पूरा सिलेबस इन्हें बता दो और बाकी कंटेंट सारी चीजें एक बार बता दो। ठीक है, तो एक बार आप कंटिन्यू कर लो। हेलो दोस्तों, जैसा कि सर ने अभी बताया मेरे बारे में, और मैं थोड़ा खुद बता देता हूँ कि मेरा नाम अभिनव सोनी है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ BA LLB, और मैंने अभी 5th सेमेस्टर का एग्जाम दिया है और मैं 6th सेमेस्टर में हूँ। और टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी व्हाट आर द सिलेबस ऑफ द BA LLB एंट्रेंस एग्जाम ऑफ 2024। ठीक है, अब ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों में सर्च करा था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि वीडियो को लेकर के कि हाँ क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस नहीं है। ठीक है, इसके वजह से जो है अब बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो CUET का सिलेबस जो कट पेस्ट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि ये सिलेबस, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि CUET का सिलेबस जो है टोटली डिफरेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। CUET एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम कराती है, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसका जो लेवल होता है वो थोड़ी आसान होता है एज कम्पेयर टू CUET। ठीक है, तो आज हम लोग वही सिलेबस के बारे में बात करेंगे डिटेल में, और मैं ये गारंटी देता हूँ आप लोग को कि आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपको और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस है क्या। अब एक चीज और आपके मन में डाउट होगा, भैया ये सिलेबस तो बता रहे हो, कहाँ से आपने सिलेबस आपने लेकर आया है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक दिक्कत ये है कि वो अपना क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं एंट्रेंस का। तो ये हम लोग जो है 3-4 सालों से बच्चों से जो इवेल्युएट करके पूछते हैं, जो बच्चे पेपर दे के आते हैं। तो मैं 4 साल से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 4 साल से बच्चों से पूछता हूँ कि हाँ क्या क्या सिलेबस आया, क्या क्या क्वेश्चन आए, कहाँ से क्वेश्चन आए। एक ओवरव्यू करके हम लोगों ने ये सब्जेक्ट जो निकाला है कि हाँ इसी सब्जेक्ट से जो आपके सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ कि पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं दिया। लेकिन हाँ एक जब आप इवेल्युएट करते हो बच्चों से पूछ करके तो एक आइडिया हो जाता है आपको कि हाँ इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, तो 19-20 का फर्क होगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन का दाएं बाएं होगा, लेकिन क्वेश्चन आएंगे वहीं से। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस है क्या क्या। ठीक है, पहला जो अब मैं ये जो सिलेबस लिखा हूँ प्रेफरेंस वाइज के अकॉर्डिंग लिखा हूँ, तो मैं भी आप लोग को बताऊंगा कैसे कितना पोर्शन जो है किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो पहला है आप लोग का पॉलिटी, दूसरा है करंट अफेयर, ठीक है, तीसरा जो आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस। ठीक है, अब आप लोग के मन में डाउट होगा भैया ये एग्जाम तो हम लॉ का देने जा रहे हैं, लॉ का तो आपने कोई पोर्शन लिखा ही नहीं है। तो हाँ एक चीज यहाँ पे ये भी करनी है कि लॉ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब पूछे भी जाएंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में, और बच्चे जो है उसी के पीछे भागते हैं। क्योंकि भाई जब हम भी अपना पहला जब एंट्रेंस एग्जाम दिए थे तो हमको लगा था भाई जब BA LLB के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जब लॉ का एग्जाम है तो लॉ से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हमारे टाइम में भी जो है 1 से 2 लीगल मैगजीन पूछा गया था। ठीक है, और ज्यादातर टाइम हम लोग उसी क्वेश्चन पे देते हैं, लॉ वाले क्वेश्चन पे, और लॉ वाले क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉ का जो सब्जेक्ट है लीगल अवेयरनेस वो मैंने नहीं डाला। ठीक है, हालांकि हम लोग लॉ आपको पढ़ाएंगे, लीगल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है वो हम लोग को कराएंगे, लेकिन कम कराएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, तो टाइम क्यों वहाँ पे ज्यादा वेस्ट करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉलिटी का क्या क्या, पॉलिटी में क्या क्या कंटेंट, मतलब क्या क्या टॉपिक्स आप लोग को कवर करने हैं। तो ये रहा हम लोग का अर्ली अपडेट का मोबाइल है। ठीक है,
तो एक डाउट ये भी होगा, भैया ये तो बता दे रहे हैं लेकिन हम लोग कहाँ से देखेंगे सिलेबस या कहाँ से तैयारी करेंगे। तो आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एलबी अपडेट टाइप करना है, वहाँ से ऐप आ जाएगा, डाउनलोड करेंगे, आपको सारे वीडियो लेक्चर देखने हैं, ठीक है। ये तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका पॉलिटी का सिलेबस। तो पॉलिटी के सिलेबस में पहला जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए थे, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया, जैसे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। अब देखिए पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैंने पॉलिटी लिखा लेकिन हम बता रहे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो इसके पीछे रीजन है। देखो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफरेंस है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो उसमें केस लॉ नहीं रहते हैं और आर्टिकल बहुत कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें केस लॉ ही केस लॉ रहते हैं। तो पॉलिटी इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि आप लोग से केस लॉ नहीं पूछता है, ठीक है, आपको बेसिक चीजें पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो केस लॉ ना पूछने की वजह से हम लोगों ने लिखा पॉलिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोग को पॉलिटी में कवर करना है। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, तो इसके लिए हमें कई सारे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, ठीक है। ये सब सारी चीजें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गेट डेवलप, ठीक है। तो इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, तो वही है, हमसे एलबी अपडेट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप लोग को आसानी से सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक। अब आइए अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या देखना, जैसे प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर है, जैसे कि डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, ऐसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन हो गए, ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है, कहाँ से अपने संविधान में इसको डाला गया है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हमें फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या महत्वता है, क्या क्या फीचर्स है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में पढ़ना है, यूनियन क्या है, तो राज्यों का एक समूह है, ठीक है, यूटी क्या, यूनियन टेरिटरी क्या, उसके बारे में पढ़ना है। सिटीजनशिप क्या होता है, कि हाउ अ पर्सन कैन एक्वायर द सिटीजनशिप, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स और वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, क्या एक पर्सन दो कंट्री का नागरिक हो सकता है कि मैं इंडियन, ठीक है, क्या एक भारतीय दो कंट्री का नागरिक हो सकता है कि नहीं, ये सब सारी चीजें जो है हम लोग सिटीजनशिप में देखेंगे, ठीक। अब आता है फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक दिया है, किस किस आर्टिकल से दिया है, कितने आर्टिकल हैं, इसमें एक दो केस बस पूछे जाते हैं, वो सब हम लोग आप लोग के साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। ये हालांकि देखा है तो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपका पॉलिटी का, ये फंडामेंटल राइट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये देखा जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, क्या क्या फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का, तो टू एग्जीक्यूट द लॉ व्हिच इज मेड बाय द लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक। उसके बाद से जुडिशरी का क्या फंक्शन है, टू इंटरप्रेट द लॉ, ये सब सारी चीजें हम लोग को देखना है इसमें, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। अब आते हैं जो अगला टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ यूनियन, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। उसके बाद से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखना है हम लोग को, जैसे कि पहले था 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट था, सेंटर पे था कि स्टेट लेवल पे था, लेकिन एक अमेंडमेंट के द्वारा अब थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई बात समझ में। उसके बाद से स्पेशल प्रोविजन फॉर द इंडियन स्टेट, जैसे कि पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, किस आर्टिकल के तहत, 370 आर्टिकल के तहत, लेकिन अभी हाल में उसको संशोधित करके अमेंड करके उस आर्टिकल को हटा करके जो स्पेशल स्टेटस को जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था उसको हटा दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे नागालैंड हो गए, ट्राइबल कुछ एरिया हो गए, तो वो सब सारी चीजें जो है इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो ये रहा आप लोग का पॉलिटी का सिलेबस मोटी मोटा, ठीक है। तो अगर आप इतना टॉपिक अगर कवर कर ले जाते हो पॉलिटी का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आई बात समझ में। तो अब आते हैं अगला जो सब्जेक्ट आता है आपका, उसको देख लेते हैं। ये तो हिस्ट्री हो गया,
अब जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आप लोग का, ये तो पहला पॉलिटी हो गया, दूसरा पे हम रखते हैं करंट अफेयर का, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अब भैया करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कब तक का पढ़ें, कितने महीने तक का पढ़ें? तो इसका एक ही आंसर है कि आपको एटलीस्ट 6 महीने तक का करंट अफेयर कवर कर दिया जाए, ठीक है, कम से कम। अगर आप पिछले 1 साल का भी कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो ड्यू टू द सम लैक ऑफ टाइम, तो आप एटलीस्ट 6 महीने का कवर करके जाओ, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस है आपका पॉलिटी का, ठीक है। उसके बाद आपको रखना है करंट अफेयर का। अब थर्ड आ जाता है आपका हिस्ट्री, ठीक है, थर्ड आ जाती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? तो एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, मेडोल इंडिया पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक पीरियड हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपके डायनेस्टी आ जाता है। मेडोल इंडिया में क्या पढ़ना पड़ता है? दिल्ली सल्तनत हो गए, मुगल्स हो गए, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। और मॉडर्न में तो आपको पता है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये सब सारी चीजें जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर कंपेयर किया जाए कि इन तीनों में से ज्यादातर क्वेश्चन किससे बनते हैं, तो इन तीनों में से ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अगर आप इसको ज्यादातर कवर कर लेते हो तो हिस्ट्री से सपोज अगर 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 3-4 क्वेश्चन जो है वो इससे मॉडर्न इंडिया से मिल जाएंगे, ठीक। और ये मॉडर्न इंडिया आसान नहीं होता है, और हमने हिस्ट्री का बैच जो है अभी चालू कर दिया है, वीडियो अपलोड हो भी रहे हैं ऐप पे। तो अगर आपको देखना है कि कैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आप लोग एक बार जाकर के देख सकते हो, ठीक है। हम लोग यूट्यूब पे भी वीडियो एक डाल देंगे डेमो के लिए, कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि अगर हम पैसा देके वहाँ पे वो फ्रॉड हो गया, ऐसा वैसा हो गया, तो आप वीडियो देख लेना, तब आप अपना इनरोल कर लेना, ठीक है। अब वैसे भी प्राइस कुछ हम लोग ज़्यादा रखते नहीं है, 100 से 150 रुपये के आसपास, मैक्स तो मैक्स 200 चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो गया? क्वालिटी हो गया, दूसरा करंट अफेयर हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका? हिस्ट्री हो गया। अब जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या क्या पूछे जाते हैं? तो सोलर सिस्टम हो गया, माउंटेन रेंज हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, क्लाइमेट हो गया, सीजन्स ऑफ इंडिया हो गए, क्या क्या सीजन होते हैं, किस किस सीजन में क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रबी क्रॉप किस सीजन में ग्रो किए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीजन्स ऑफ इंडिया में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद सॉइल इन इंडिया की, मतलब कौन से सॉइल जो है, जैसे सपोज एलुवियल सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, रेड सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, ठीक, एक किस किस क्रॉप के लिए बेटर होते हैं ग्रो करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो सॉइल्स इन इंडिया में पूछ लिया जाता है, ठीक। फॉरेस्ट इन इंडिया में कि कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है, ये सब पूछ लिया जाता है इस टॉपिक में, फॉरेस्ट इन इंडिया में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि एयरवेज, वाटरवेज, हाईवेज, ठीक है, मतलब रोडवेज वही, हाईवे मतलब जैसे कि नेशनल हाईवे, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन है, ये सब सारी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्टेशन में आपकी आ जाती है, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अब स्टैटिक जीके में देख लेते हैं क्या क्या पूछी जाती हैं। तो स्टैटिक जीके में देखो, स्टैटिक जीके का तो पोर्शन तो बहुत बड़ा है, काफ़ी बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होगा भैया जीएस और जीके में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, जीएस और जीके में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा। तो देखो, अब जीएस में क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। ये होता है जीएस का पोर्शन। लेकिन जो जीके होता है, जिसको हम लोग स्टैटिक जीके में बोलते हैं, ये जो होता है स्टैटिक जीके, ये चेंज नहीं होता, इसलिए क्या नाम है इसका, स्टैटिक, ठीक है। मीन्स जैसे कि सबसे पहले तो मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, हु इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट मेल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो स्टैटिक जीके में आ जाती है कि जो बदलती नहीं है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द टाइम। आई बात समझ में?
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जो नया उसमें कुछ होने की उम्मीद भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया या हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, या मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगा हो गया, तो इसमें अगर हम इसको खोदनकार करेंगे, मतलब इसको अगर हम और भी फाइंडिंग आउट करना चाहेंगे इसमें, तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ मतलब ये चेंज हो सकता है। समान सपोज अगर कालीबंगा हो गया या सपोज अगर आपका मोहनजोदारो साइट हो गया, तो अगर उसमें कुछ रिसर्च करना चाहें तो रिसर्च करके हम उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं डेटा। लेकिन अगर स्टैटिक जीके में हम देखा जाए, सपोज कि कौन प्राइम मिनिस्टर पहला बना था वुमेन में, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो है वो अभी तक भी है, ठीक है, मतलब अभी तक भी वही कहलाएंगे। आई बात समझे। स्टैटिक जीके जो है चेंज नहीं होगा, लेकिन जो जीएस पोर्शन है तो वो जो है वैरी कर सकता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब आते हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन में। तो स्टैटिक जीके में मतलब वही फर्स्ट इन इंडिया, जैसे कि पहले सीजीआई कौन थे, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, या पहले गवर्नर कौन थे पर्टिकुलर स्टेट के, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग को स्टैटिक जीके में पूछी जाती है। अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, इंडियन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये सब सारी चीजें जो स्टैटिक जीके में आती है। स्टैटिक जीके में बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन उतना पूछा नहीं जाता, जितना पूछा जाता है हमने वही 4 टॉपिक लिखा है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं तो इसमें 10 टॉपिक लिख सकते हैं स्टैटिक जीके में, लेकिन जब वो पूछेगा नहीं, जब पूछा भी नहीं गया 3-4 साल से, तो इसके वजह से हम लोगों ने कुछ टॉपिक इसमें स्किप कर दिया। आई बात समझ में। अब आइए अगला देखते हैं, रीजनिंग। अब मैं चाहता तो पहले यहाँ पे मैथ्स रख लेता, तब मैं रीजनिंग रखता, लेकिन रीजनिंग जो है, रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये मैथ के कंपेयर में कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं। सपोज रीजनिंग के क्वेश्चन अगर 3 पूछ लिया तो मैथ का क्वेश्चन जो है 1 से 2 ही पूछता है, ठीक है। इसकी वजह से जो वेटेज है, व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर द वेटेज बिटवीन द रीजनिंग एंड मैथ्स, देखो हम लोगों ने बहुत माइन्यूट चीज़ों पे भी ध्यान दिया है। तो अगर देखा जाए तो रीजनिंग का पोर्शन जो है ज़्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू द मैथ्स, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या क्या है आपका, पहले इसको इरेज कर ले थोड़ा। तो देखो रीजनिंग में ये पूछा जाता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं कि अगर ABCD पे अगर हम 2 3 4 5 लिख देते हैं तो EFGH पे क्या कोडिंग होगा, क्या नंबरिंग होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट पे पूछ लिया जाता है। कोडिंग डिकोडिंग भी आप लोग को पूछ लिया जाता है कभी कभार, या आसान भी होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको अल्फाबेटिक नंबर याद है ए से लेकर के जेड तक, तो आप जो है मैं कह सकता हूँ कि इन 2 टॉपिक से जो है जितने क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से कर ले जाओगे। हाँ, इन दोनों में भी जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी टफ बनाए जा सकते हैं, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में उतना टफ पूछे नहीं जाते हैं। तो अगर सिंपल से अगर आपको ये ए से लेकर के जेड तक इसकी नंबरिंग याद है और अगर आपने इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो कि हम लोग कराएंगे भी, ठीक है, तो आप इन 2 टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनेंगे फॉर दी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बार-बार स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो आप कर ले जाओगे। अब आते हैं सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 4 6 -8 या 10, ठीक है। तब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, ठीक है, या तो स्क्वायरिंग दे देगा, यहाँ पे 16 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऐड मतलब फिल होगा। इस टाइप में जो है आपको सीरीज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक सीरीज दे दिया जाता है, उसमें से कुछ नंबर कॉमेंट कर दिया जाता है और उस नंबर को आपको फिल करना रहता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन में क्या पूछे जाते हैं भैया, उसको भी बताते हैं। देखो रीजनिंग और मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा टफ लेवल के नहीं आते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने 10th लेवल तक, अगर मैं कहता हूँ फोकस वे से भी नहीं पढ़ाई किया, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया हो मैथ और रीजनिंग पे, आप कर लोगे आराम से। हालांकि मैं समझता हूँ कि रीजनिंग आप लोग को नहीं पढ़ाई जाती होगी 10th लेवल तक, लेकिन मैथ तो पढ़ाई जाती है, वो कर लोगे, और रीजनिंग हम लोग आप लोग को बता देंगे। तो जैसे क्लासिफिकेशन, तो जैसे इसमें दे देगा ए ऑप्शन, बी सी डी, जैसे दे देगा इसमें फैन, बल्ब, उसके बाद से टीवी और टेलीविज़न इंग्लिश माध्यम के लिए, उसके बाद से चेयर,
तो इसमें पूछ लेगा कि फाइंड ऑड वन, फाइंड ऑड वन। तो अब बताओ फैन किससे चलता है, इलेक्ट्रिक से, बल्ब भी उसी से चलता है, टीवी भी उसी से चलता है, चेयर जो है इसमें इलेक्ट्रिक का कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑड वन हो गया, तो आपका आंसर जो है ऐसे ये हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यही पूछे जाएंगे, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ ऐसे पूछे जाते हैं। अब कैसे इसको डेप्थ में पढ़ाना है हम लोग आप लोग को ऐप पे बताएंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो आप लोग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, और आई होप आप सभी लोग को पता होगा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और इसका लेवल भी बहुत आसान होता है। हाँ टफ बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। अब डायरेक्शन टेस्ट, इसमें पूछ लिया जाता है ए में पहले चला नॉर्थ, ठीक है, उसके बाद से कहाँ पे चला, सपोज ये नॉर्थ चल गया, उसके बाद से ये चला, एक सेकेंड, ये चला नॉर्थ, उसके बाद से कहाँ चला, ये चला ईस्ट, फिर चला साउथ। अब बताओ इसका डायरेक्शन किस साइड होगा, तो इसका डायरेक्शन किस साइड होगा, साउथ की साइड होगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन टेस्ट भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रही होगी चीज़ें। अगर कहीं पे भी कहीं थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब एक क्लासिफिकेशन फिर दोबारा यहाँ पे आ गया, इसको स्किप कर देते हैं। रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक जो है रीजनिंग का, वो है क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कैलेंडर से पूछ लिए जाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा, अगर इस डेट को ये दिन पड़ रहा है तो, ठीक है। इसके लिए ट्रिक होते हैं कुछ, तो हम लोग वो भी बताएंगे। तो इसकी दिक्कत मत लो भैया, इतना सिलेबस है कैसे करेंगे। हाँ ये ध्यान में रखो, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस 3 से 4 पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है आप लोग। अभी मैं बताऊँगा सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं मेंटल एबिलिटी, इसको हम लोग अगर बोलते सीधा सीधा मैथ्स से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम, ठीक है। आई बात समझ में, नंबर सिस्टम, टाइपिंग इधर थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टाइम एंड वर्क, ए इस काम को इतने दिन में कर रहा है तो बी इसी काम को कितने दिन में करेगा, अगर इनकी इसकी कैपेसिटी इतना है तो अब कितना है ये हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा सिलेबस भी बताना है और प्रेफरेंस ऑर्डर भी बताना है, और कैसे कितने कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं बस बेसिक बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैथ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो ज़्यादा इसमें टाइम देके क्या फायदा, ठीक है। इसलिए आपको स्टडी स्मार्ट वर्क एज रेदर देन हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो 60%, अगर हार्ड वर्क करते हो 40%, तो चांसेस है कि आप उस रेस को जीत जाओगे, जिस भी रेस में आप दौड़ रहे हो, ठीक है। और ये लास्ट में हम लोग आ गया अर्ली अपडेट का ऐप, तो अगर आप लोग ने डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए, और जो सारी चीज़ें हमने बताया है कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे सिलेबस कवर कराया जाएगा, तो हमने अपने ऐप पे BLLB का जब आप लोग पोर्शन खोलोगे ऐप पे जाकर के, मैं बताता हूँ यहाँ से जाकर के ऐसे, तो आपको ऐसे एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सारा BA का भी है, BSc का भी है, BCom का भी है, BLLB का भी है, BC का भी है और BBA का भी है, सारा चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। अब आप किसके स्टूडेंट को, BA के हो, BSc के हो, BCom के हो, BLLB को, मैं BLLB के बारे में बता रहा हूँ। अब BLLB के फोल्डर में चले जाइएगा, तो वहाँ पे आप लोग को 150 से 2000 वीडियो पहले से अपलोडेड है, मतलब ओवरऑल, ठीक है। तो वहाँ पे BLLB के कुछ वीडियो अपलोडेड है वहाँ पे, ठीक है। और अभी हम लोग करंट में भी वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर पुराने वाले वीडियो देखने हैं वो भी देखिए, और अभी हम लोग नए में वीडियो अपलोड करना है, मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, पॉलिटी का हो गया, GS का हो गया, ठीक है, वो सब भी हम लोग अभी अपलोड कर रहे हैं। और फरवरी तक, जनवरी फरवरी, तो फरवरी के लास्ट तक जाते जाते आप लोग का सिलेबस जो है हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मैक्स टू मैक्स जाएगा तो मार्च की स्टार्टिंग में जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ तक आई होप आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब मैं लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ कि कैसे आप लोग को पढ़ना है, क्या क्या किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए यही बता देते हैं। तो देखो, पहले आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है पॉलिटी पे। पॉलिटी पे इससे दोस्तों एटलीस्ट आपके, जब हमने 3-4 साल के बच्चों से जो है जो पेपर देकर के आए, प्रीवियस 3-4 साल से जो हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं यहाँ के पेपर का, BA पेपर मिलता नहीं है, तो हमने ये पता किया कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इज फ्रॉम दी पॉलिटिकल साइंस या इज फ्रॉम पॉलिटी कोर्स। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटी को एकदम तैयार कर लेते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, ये आप लोग लिख के लिए। ठीक है, मिनिमम 15 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैंने भी पेपर दिया था तो पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और जब 3-4 साल से बच्चे भी पेपर दे रहे हैं, मैं जो इवेल्युएट कर रहा हूँ तो ये पता कर पा रहा हूँ कि पॉलिटी के पोर्शन जो है हर साल ज़्यादा आता है। ठीक, दूसरा करंट अफेयर। करंट अफेयर, ठीक है, जो दूसरा वेटेज सबसे ज्यादा रहता है वो करंट अफेयर का रहता है, और सबसे ज्यादा वेटेज लास्ट 6 महीने का रहता है। हाँ, पूरे पिछले 1 साल का भी पूछा जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो करंट अफेयर का जो है पिछले 6 महीने का रहता है। आई बात समझ में? तो इसके भैया कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम योर करंट अफेयर पोर्शन। आई बात समझ में? तीसरा आ जाते हैं, तो आपका आ जाएगा हिस्ट्री का पोर्शन, हिस्ट्री का। ठीक है, चौथा ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये जो अगर सपोज अगर आप इतना पोर्शन कर लेते हो और एक आप एडिशनल कर लो स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, तो अगर आप 100% टाइम में से अगर आप 80% टाइम अगर आप इन 5 पोर्शन पे दे दोगे तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके जो है BA LLB का एंट्रेंस एग्जाम जो है आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और बच्चे के आपको 20% टाइम, अगर आप 20% टाइम जो है रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, और जनरल साइंस पे देते हो। जनरल साइंस मतलब कि मैक्सिमम जो है बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस पे दोगे तो आराम से आपका टोटल 100% टाइम जो है इवैल्यूएट हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आप लोगों में से कई लोग सोच रहे हैं कि भैया लॉ से रिलेटेड आपने नहीं बताया कि लीगल के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमने 3-4 सालों से देखा कि लॉ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं लीगल के क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, और लीगल के हालांकि क्वेश्चन कम रहेंगे, लेकिन ऐसे रहेंगे कि हाँ कि सपोज अगर आ भी जाते हैं तो आप कर ले जाओ। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों को, मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर चैनलों को देखा जो CUET का सिलेबस टोटली कट पेस्ट करके बता रहे हैं, तो वैसा नहीं भाई। CUET एक सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी का एग्जाम कराती है, उसका लेवल इज टफ एज कम्पेयर टू द स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एक डिफरेंस रहना चाहिए कि हम किस बच्चों की तैयारी करा रहे हैं। अगर हम सपोज करंट अफेयर IAS BCS में भी आता है, अगर हम IAS BCS है जो सिविल सर्विस में करंट अफेयर रहता है उसकी तैयारी करा रहे हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो ना कराए, आपके लिए क्या बेनिफिट होगा? नथिंग। ठीक है, जो आपके काम का है उसको कराया जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हवाबाजी नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। और लास्ट में बस एक पंक्ति कहकर इस सेशन को मैं जो है एंड करना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। हो मेरे दिल में या तेरे दिल में ही सही, लगी हो आग कहीं पे, बस ये आग जलनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे। Take care of yourself. See you in the next video lecture or in the ad video lecture. Thank you.